हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। फ्रेंड्स, आज हम परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सामान्य अध्ययन के प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आपके आगामी परीक्षाओं में भी पूछे जाएंगे। फ्रेंड्स, ये सभी प्रश्न आपके विगत परीक्षाओं से एकत्रित किए गए हैं जो आपके परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आइए बिना विलंब किए हुए प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखलाओं को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन अवश्य क्लिक कर लें, जिससे आपको आगे आने वाली महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, आइए सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। ये सभी प्रश्न आपके विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और उन्हीं प्रश्नों को आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला है, तो कहाँ मिला है। ऑप्शन देखिए, बनावली, चनहुदड़ो, सूतका-गेंडोर और सूरकोटड़ा। तो कहाँ पर मिला है घोड़े की अस्थियों के अवशेष? सूरकोटड़ा से। सिंधु घाटी सभ्यता की अस्थियों के अवशेष सूरकोटड़ा गुजरात में, जो कि गुजरात में पुरातात्विक स्थल है, से मिले हुए हैं। आइए अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है। निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है। कौन सा उपवेद नहीं है? ऑप्शन धनुर्वेद, दूसरा शस्त्र शास्त्र, दूसरा आयुर्वेद और अगला योग वेद। तो इनमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा उपवेद नहीं है। तो आपका धनुर्वेद उपवेद है, शस्त्र शास्त्र ये भी आपका उपवेद है, आयुर्वेद भी आपका उपवेद है, योग वेद आपका उपवेद नहीं है। आपके उपवेद मुख्यतः 4 हैं: आयुर्वेद, गंधर्व वेद, शिल्प वेद, इसे ही स्थापत्य वेद भी कहते हैं, और शस्त्र शास्त्र वेद या धनुर्वेद। तो आपके 4 उपवेद हैं, उनमें से योग वेद आपका उपवेद नहीं है। तो आपका ऑप्शन योग वेद सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, पंचगव्य में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं किया जाता है। ऑप्शन 1 गाय का दूध, गाय का गोबर, गाय का घी और तुलसी। तो पंचगव्य में क्या सम्मिलित नहीं किया जाता है? पंचगव्य में तुलसी सम्मिलित नहीं होता है। इसमें होता क्या है? गाय का दूध होता है, गाय का घी होता है, गाय का गोबर होता है और गौमूत्र भी होता है इसी में, और दही होता है। गौमूत्र और दही ये 5 हैं, उनमें से तुलसी आपका नहीं है। तो इसमें पूछ रहा है कि पंचगव्य में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं किया जाता है, तो क्या? तुलसी। अगला देखते हैं, महाजनी प्रथा। महाजनी प्रथा क्या है आपका ऑप्शन? देखते हैं। अगला है महाजनी प्रथा। महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ। तो महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ था? ऑप्शन देखते हैं, रामायण, महाभारत, शतपथ ब्राह्मण और उपनिषद। तो किस में हुआ था उल्लेख महाजनी प्रथा का? शतपथ ब्राह्मण में। आपका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के मूल पाठ हैं। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ कौन कौन से हैं? तो ऑप्शन देखते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसमें से कौन से वेद का शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण मूल पाठ है? तो यजुर्वेद का। अगला ऑप्शन देखते हैं, वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं। प्रकरण क्या कहलाते हैं? गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? वेदों के जो गद्य प्रकरण होते हैं वो क्या कहलाते हैं? उपनिषद, संहिता, ब्राह्मण या आरण्यक। तो क्या कहलाते हैं? ब्राह्मण। अगला है, प्राचीनतम वेद कौन सा है। प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो कौन सा है प्राचीनतम वेद? ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी। प्रश्न क्या है? रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी। तो किसकी पत्नी थी? ऑप्शन देखते हैं, लक्ष्मण, भरत, मेघनाद, सुग्रीव। तो मांडवी किसकी पत्नी थी? भरत की पत्नी थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के तट पर स्थित था। इसमें से कौन सा बौद्ध स्थल है जो निरंजना नदी के तट पर स्थित था? ऑप्शन देखते हैं, बोधगया, कुशीनगर, लुम्बिनी, ऋषिपत्तनम। तो कौन सा हो जाएगा? बोधगया। बोधगया निरंजना नदी के तट पर स्थित था। अगला प्रश्न है आपका,
बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? ऑप्शन बोध गया, कुशीनगर, राजगृह और वैशाली। तो बुद्ध को परिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। अगला प्रश्न है, नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन कौन थे? ऑप्शन देखते हैं, एक जैन भिक्षु, एक बौद्ध दार्शनिक, एक यूनानी शासक, एक वैदिक ऋषि। तो कौन थे नागार्जुन? नागार्जुन कौन थे? एक बौद्ध दार्शनिक थे। कौन थे? एक बौद्ध दार्शनिक। अगला प्रश्न देखते हैं, ये भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? कुशीनगर, आगरा, सारनाथ या वाराणसी? इनमें से कौन सही हो जाएगा? वाराणसी। वाराणसी को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है। ये अगला देखते हैं, पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? कौन सा है? पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या है? महावीर, ऋषभदेव, पार्श्वनाथ और पद्मनाभ। पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? महावीर, ऋषभदेव, पार्श्वनाथ और पद्मनाभ। इनमें से कौन से हैं जो कि पहले जैन तीर्थंकर थे? तो कौन से हो जाएंगे? ऋषभदेव। ऋषभदेव प्रथम जैन तीर्थंकर थे। आइए अगला देखते हैं, मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ है, कैवल्य का अर्थ क्या है? इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना, दूसरों की सेवा करना, दूसरों को शिक्षा देना, दूसरों का अनुसरण करना। तो कैवल्य का अर्थ क्या है? इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। कैवल्य किससे संबंधित था? जैन धर्म से। आइए अगला देखते हैं, विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखा गया है? प्रश्न क्या है कि विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस किस भाषा में लिखा गया है? किस भाषा में लिखा गया है? ऑप्शन देखते हैं, तमिल भाषा में लिखा गया है, पाली भाषा में लिखा गया है, संस्कृत में लिखा गया है या हिंदी में लिखा गया है? तो कह रहा है विशाख दत्त द्वारा जो मुद्रा राक्षस लिखी गई है वह किस भाषा में लिखी गई है? तो किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत भाषा में। किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत भाषा में। आइए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्य के अधीन नहीं था? कश्मीर, गुर्जर, कर्नाटक, कामरूप। इसमें से कौन सा ऐसा साम्राज्य था जो अशोक के अधीन नहीं था? तो कौन सा हो जाएगा? कामरूप। बाकी कश्मीर भी अशोक के साम्राज्य के अधीन था, गुर्जर, कर्नाटक ये सभी साम्राज्य अशोक के अधीन थे। आइए अगला देखते हैं, अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है? अशोक के निम्नलिखित जो शिलालेख दिए गए हैं इसमें से किस शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है? सारनाथ, शहबाजगढ़ी, धौली या इनमें से कोई नहीं? तो किस में नहीं किया गया है? शहबाजगढ़ी में। शहबाजगढ़ी अभिलेख में पाली भाषा ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है। आइए अगला देखते हैं, अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? अशोक के जो प्रधान शिलालेख हैं उनमें सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? 13वां शिलालेख। अगला प्रश्न है, अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी कौन सी थी? जब अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था तो उस समय कलिंग की राजधानी क्या थी? क्या थी? तोसाली। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? तो मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? स्तंभ। अगला देखते हैं, कुषाण मूलतः कहाँ के निवासी थे? कुषाण मूलतः कहाँ के निवासी थे? तिब्बत, ईरान, मध्य एशिया या चीनी तुर्किस्तान? कहाँ के मूलतः निवासी थे कुषाण? मध्य एशिया के। अगला देखते हैं, प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? प्रश्न है, प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? किसके समकालीन थे? ऑप्शन देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, पुष्यमित्र शुंग, वासुमित्र। तो किसके समकालीन थे? पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। अगला प्रश्न है, कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? कौशाम्बी, कुशीनगर, श्रावस्ती, थानेश्वर। तो कहाँ का था?
थानेश्वर का। अगला प्रश्न है, कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? ऑप्शन है तमिल साहित्य, वैदिक साहित्य, उर्दू साहित्य और संस्कृत साहित्य। कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? तो तमिल साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? हम्पी में है। अगला देखते हैं, सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था? चोल झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम, अधिराज या इनमें से कोई नहीं। तो 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण किसने करवाया था? राजेंद्र प्रथम ने। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? फिरदौस शाह, मोहम्मद गोरी, मोहम्मद बिन कासिम या महमूद गजनवी। तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। इसने 711 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद कहाँ और कब मारा गया? ऑप्शन है तराइन का युद्ध 1192, चंदावर का युद्ध 1194, कन्नौज का युद्ध 1191 या उपयुक्त में से कोई नहीं। जयचंद किस युद्ध में मारा गया? तो चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में। मोहम्मद गोरी ने 1194 ईस्वी में कन्नौज के शासक जयचंद पर आक्रमण किया और उसे हराकर वहीं पर उसको मृत्यु के घाट उतार दिया। अगला देखते हैं, अमीर खुसरो का जन्म स्थान क्या है? अमीर खुसरो का जन्म स्थान क्या है? ऑप्शन एटा, कासगंज, कन्नौज, लखनऊ। तो क्या है? कासगंज। अमीर खुसरो का जन्म स्थान कासगंज है। आइए अगला देखते हैं, लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? ऑप्शन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, बाबर। लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? बलबन ने। अगला है, विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित था? विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित था? तो कृष्णनगर। ऑप्शन है गंगा, कावेरी, तुंगभद्रा और कृष्णा नदी। तो किस नदी के किनारे स्थित था? विजयनगर राज्य तुंगभद्रा नदी के किनारे। अगला देखते हैं, तुलु राजवंश की स्थापना किसने की थी? तुलु राजवंश की स्थापना किसने की थी? नरसानायक, कृष्णदेव राय, अच्युत राय, वीर नरसिंह। तुलु राजवंश की स्थापना किसने की थी? वीर नरसिंह ने। तुलु राजवंश की स्थापना किसने की थी? वीर नरसिंह ने। अगला है, किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थीं? किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थीं? बहमनी साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, चोल साम्राज्य या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किस साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी? विजयनगर साम्राज्य में। अगला प्रश्न देखते हैं, हुमायूं की दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया? जब हुमायूं की दुर्घटना में मृत्यु हो गई आकस्मिक, तो उनके बेटे अकबर को मुगल सिंहासन पर कहाँ बैठाया गया था? ऑप्शन कलानौर, काबुल, लाहौर, सरहिंद। तो कहाँ बैठाया गया था? कलानौर में। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ? किस सम्राट के शासनकाल में भारत का पहला रुपया मुद्रा मुद्रित हुआ? ऑप्शन अकबर, शेरशाह सूरी, हुमायूं, समुद्रगुप्त। इसके शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा मुद्रित हुआ रुपया? तो शेरशाह सूरी। अगला है, इनमें से किसने भूमि मापन की व्यवस्था प्रारंभ की? भूमि मापन की व्यवस्था प्रारंभ करने वाला पहला सम्राट कौन था? ऑप्शन शाहजहां, अकबर, बहादुर शाह, शेरशाह। तो कौन था? शेरशाह सूरी। भूमि मापन के लिए प्रारंभ करने वाला प्रथम सम्राट कौन था? शेरशाह सूरी। अगला है, पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया? पानीपत का द्वितीय बीच किसके बीच लड़ा गया? ऑप्शन है बाबर और लोदी के बीच। दूसरा है अकबर और हेमू के बीच। तीसरा है अलीराज और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच, अकबर और लोदी के बीच। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो अकबर और हेमू के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में लड़ा गया था, अकबर और हेमू के बीच में। आइए अगला देखते हैं,
इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? औरंगजेब, बहादुर शाह जफर, अकबर और शाहजहां। इन सम्राट में से कौन सा अनपढ़ था? तो अकबर। आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, अकबर। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की? अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना किसने की थी? अबुल फजल, बदायूनी, फैजी या इनमें से कोई नहीं? तो किसने अकबर की धार्मिक नीतियों की आलोचना की थी? तो बदायूनी ने। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में किनके बीच लड़ा गया था? तो 1576 में जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था वह किनके बीच लड़ा गया था? ऑप्शन, शेर शाह हुमायूं के बीच। दूसरा ऑप्शन है महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। तीसरा मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। तो किसके किसके बीच हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में लड़ा गया था? तो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की ओर से लड़ने वाले एकमात्र मुस्लिम सरदार हकीम खां थे। कौन थे? सरदार हकीम खां थे। इस युद्ध के परिणाम के संदर्भ में ऐसा माना जाता है कि इस युद्ध में न तो अकबर जीत सका और न ही राणा हारे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था? भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था? 1605 से 1627 ईस्वी, 1627 से 1658 ईस्वी, 1658 से 1707 ईस्वी, 1707 से 1748 ईस्वी। तो भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था? क्या था शासनकाल? 1605 से अकबर। भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था? 1605 से 1627 ईस्वी। क्या था? 1605 से 1627 ईस्वी। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, सर टॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला? सर टॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला? झांसी के किले में, अजमेर के किले में, आगरा के किले में या इलाहाबाद के किले में से? सर टॉमस रो थे मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिले? अजमेर के किले में। कौन सा है? अजमेर के किले में मिले। अगला है, इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था? ऑप्शन है अकबर, शाहजहां, जहांगीर और औरंगजेब। तो कौन शराब को छूता नहीं था? औरंगजेब। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच युद्ध प्रारंभ हुए? युद्ध प्रारंभ हुए किसके किसके निम्नलिखित किसके शासन काल में मुगल और मराठों के बीच युद्ध प्रारंभ हुए? तो किसके? ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो किसके शासन काल में मुगलों और मराठों के बीच युद्ध प्रारंभ हुए? तो औरंगजेब के। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे? प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे? किस मुगल शासक के सहयोगी थे? तो ऑप्शन है बाबर, जहांगीर। ऑप्शन क्या है? बाबर, जहांगीर, अकबर और हुमायूं। तो किसके? हुमायूं के। अगला है, दिल्ली स्थित प्रसिद्ध हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था? दिल्ली स्थित हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था? ऑप्शन है मिराक मिर्जा गियात, अब्दुल लतीफ़, मीर कासिम, शेख आलम शाह। तो हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था? मिराक मिर्जा गियात। अगला बस देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है निम्नलिखित में? देखते हैं, बाबरनामा बाबर ने लिखी, सही है। शाहजहांनामा मोहम्मद ताहिर ने। अगला है हुमायूंनामा, हुमायूं ने। तुजुक ए जहांगीर ने। तो बाबरनामा बाबर ने लिखी, जहाँ शाहजहांनामा मोहम्मद ताहिर ने लिखी। हुमायूंनामा इसे गुलबदन बेगम ने लिखा था। तो यही ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अगला है तुजुक ए जहांगीर ने लिखी थी। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? हुमायूंनामा हुमायूं ने नहीं बल्कि गुलबदन बेगम ने लिखी थी। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया? किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया? अकबर, शाह आलम या शाहजहां या इनमें से कोई नहीं? तो किसने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया था? तो शाह आलम ने।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? अवध का प्रथम नवाब कौन था? आसिफ उद्दौला, सआदत खां, शुजाउद्दौला या सफदरजंग? तो कौन था? सआदत खां अवध का प्रथम नवाब था। अगला प्रश्न है, पहला कठपुतली सम्राट कौन था? पहला कठपुतली सम्राट कौन था? जहांदार शाह, बहादुर शाह, फर्रुखसियर, मोहम्मद शाह? इसमें सबसे पहले कठपुतली मुगल सम्राट कौन था? तो कौन था? जहांदार शाह। अगला प्रश्न है, वह कौन सा स्थान है? वह कौन सा स्थान है जहां मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? आगरा, दिल्ली, रंगून या ग्वालियर में? तो बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? रंगून में। अगला प्रश्न देखते हैं, मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? कोतवाल, दरोगा, फौजदार या सूबेदार? क्या कहा जाता था मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को? कोतवाल। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड प्रश्नों का सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 और सूची 2 में, सूची 1 में युद्ध दिए गए हैं और सूची 2 में किस वर्ष में वे हुए थे उसको जिक्र किया गया है। तो आइए देखते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। दूसरा, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 ईस्वी में। और तालीकोटा का युद्ध कहाँ हुआ था? 1565 ईस्वी में हुआ था। तो आ का है 2, बा का 3, सा का 4 और दा का 1। तो 2 3 4 1, 2 3 4 1 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ, प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ और तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय इनमें से किसको जाता है? भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसको जाता है? रामानुज, माधवाचार्य, रामानंद या रामदास? तो किसको जाता है? रामानंद। रामानंद को भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय दिया जाता है। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया था? गुरु अंगद, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरराय? तो आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? गुरु अर्जुन देव ने। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया? हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया? प्रश्न है, हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया? प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, स्त्री शिक्षा और तकनीकी शिक्षा? किस पर अधिक बल दिया हंटर आयोग ने? तो प्राथमिक शिक्षा पर अधिक बल दिया हंटर आयोग ने। अगला प्रश्न है, किसने 1962 में इंदु प्रकाश का प्रकाशन किया था? इंदु प्रकाश का प्रकाशन 1962 में किसने किया था? जस्टिस MG रानाडे ने। अगला है, निम्नलिखित में से स्वतंत्र समाचार पत्र पत्रिका के संस्थापक कौन थे? स्वतंत्र समाचार पत्र पत्रिका के संस्थापक कौन थे? एनी बेसेंट, अरविंद घोष, जवाहरलाल नेहरू या मोतीलाल नेहरू? तो कौन थे? मोतीलाल नेहरू स्वतंत्र समाचार पत्र पत्रिका के संस्थापक थे। अगला है, वेदों की ओर चलो नारा किसने दिया? वेदों की ओर चलो नारा किसने दिया? ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस? वेदों की ओर चलो नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने। अगला है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती या राजा राधाकांत देव? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा कब ग्रहण किया गया? भारत में राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा कब ग्रहण किया गया? ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, 1 जनवरी 1948, 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950? तो कब 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को ग्रहण किया गया। अगला प्रश्न है, जन गण मन जो भारत का राष्ट्रगान है, जन गण मन जो भारत का राष्ट्रगान है, कब गाया गया? 27 दिसंबर 1911, 15 अगस्त 1947, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950?
भारत का राष्ट्रगान सर्वप्रथम कब गाया गया? तो 27 दिसंबर 1911 को 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में सर्वप्रथम राष्ट्रगान गाया गया और इसे गाने में 52 सेकंड का समय लगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रगान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? उसी से रिलेटेड प्रश्न है कि राष्ट्रगान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? तो दिसंबर 27 1911 कलकत्ता अधिवेशन में। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशन का सभापतित्व किया गया? महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों का सभापतित्व किया गया? तो इसका एक का, कौन सा? 1924 का अधिवेशन, 1924 का अधिवेशन जो कि बेलगांव में हुआ था, उसी का अधिवेशन महात्मा गांधी के द्वारा उसी का सभापतित्व किया गया था। महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 ईस्वी में बेलगांव में हुए अधिवेशन का सभापतित्व किया गया। अगला है, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने? किस वर्ष बने? 1924 में। अभी बताया गया है ऊपर कि 1924 के बेलगांव अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभापतित्व अर्थात अध्यक्ष बने और एकमात्र इसी अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। आइए अगला देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुस्लिम ने अध्यक्षता की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुस्लिम ने अध्यक्षता की? तो किसने की? बदरुद्दीन तैयब जी ने। बदरुद्दीन तैयब जी ने 1887 के अधिवेशन जो कि मद्रास में हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। मद्रास के 1887 के तीसरे अधिवेशन में अध्यक्षता की थी बदरुद्दीन तैयब जी ने। अगला प्रश्न है, काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष में हुआ था? काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष में हुआ था? 1920, 1925, 1930, 1935। तो कब हुआ था काकोरी षड्यंत्र केस? 1925, 9 अगस्त 1925, 9 अगस्त 1925 ईस्वी में लखनऊ के निकट काकोरी में 8 ड्राउन ट्रेन जो सहारनपुर से लखनऊ जा रही थी को क्रांतिकारियों द्वारा लूट लिया गया था। इसी को उत्तर प्रदेश ने काकोरी षड्यंत्र का नाम बदलकर काकोरी एक्शन कर दिया है। अगला देखते हैं, गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? गदर क्रांति प्रारंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ होना, करतार सिंह सराभा को फांसी देना, कामागाटामारू घटना या लाला हरदयाल की गिरफ्तारी। गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ होना। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने अपनी निम्न पुस्तकों में से किस में ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा है? सर्वोदय ऑफ यूनिवर्सल डॉन, एन ऑटोबायोग्राफी अथवा द हिस्ट्री ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, हिंद स्वराज, द स्टोरी ऑफ ए सत्याग्रही। महात्मा गांधी ने अपनी किस पुस्तक में ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा है? तो किसमें कहा है? हिंद स्वराज में। हिंद स्वराज में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या का कहा है। आइए अगला देखते हैं, रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका के पीटर मरिट्जबर्ग रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था? रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को किस कारण से दक्षिण अफ्रीका में रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के रेलवे डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था? तो 1893 में। 1893 में जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे तो उनके सामान सहित उन्हें बाहर फेंक दिया गया था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना? आप सभी जानते हैं महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु किसे माना? गोपाल कृष्ण गोखले को। अगला है, महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? किसने उठाई थी? शौकत अली ने। शौकत अली ने महात्मा गांधी के साथ बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी। अगला है, चौरी चौरा घटना कब हुई? चौरी चौरा घटना कब हुई? ऑप्शन है 3 मार्च 1922, 5 मई 1922, 13 मार्च 1922, 5 फरवरी 1922। तो चौरी चौरा घटना कब हुई थी? 5 फरवरी 1922 को। अगला, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन, विंस्टन चर्चिल प्रतिक्रियावादी उपागम, दूसरा नमक कर के विरुद्ध, तीसरा अगस्त कथन के विरुद्ध,
चौथा, गोलमेज सम्मेलन के विरुद्ध। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? नमक कर के विरुद्ध। नमक पर न बनाने के लिए जो गांधी जी ने दांडी मार्च में समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन करके सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ करके नमक को इस आंदोलन का एक प्रमुख मुद्दा बनाया, क्योंकि सरकार ने इस आवश्यक वस्तु की बिक्री को नियंत्रित कर रखा था और उस पर करारोपण किया था। इसी कारण से सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? नमक कर के विरुद्ध। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वायसराय को गांधी जी का 11 सूत्री चेतावनी दिया गया था। इन चेतावनियों के संदर्भ में क्या सही है? रुपया डॉलर विनिमय दर को कम करना, भू राजस्व में 50% की कमी करना, बिल्कुल सही है। रुपया डॉलर विनिमय कम करना, इसकी कोई बात ही नहीं थी। भू राजस्व में 50% की कमी करना, राजनीतिक कैदियों को रिहा करना। तो 11 सूत्री जो चेतावनी दी गई थी, चेतावनियों में दो बा और सा सेकंड ऑप्शन आपका सही है। भू राजस्व में 50% की कमी करना और राजनीतिक कैदियों को रिहा करना, जो गांधी जी के द्वारा 11 सूत्री चेतावनी दी गई थी, उनमें से ये दोनों सम्मिलित थे। आइए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति सभी 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? और कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। 1930, 1931 और 1932 तीनों गोलमेज सम्मेलन जो सम्मिलित हुए थे, उनमें तीनों में एकमात्र भारतीय भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था। आइए अगला देखते हैं। किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया? किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया? भारत छोड़ो आंदोलन के लिए। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस के कार्य समिति की वर्धा बैठक में गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन के विचार को पूर्ण समर्थन प्रदान किया गया और 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में हुई, जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को कुछ संशोधनों के साथ स्वीकार कर लिया गया और भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की अंतिम महान लड़ाई थी। इसे भारत छोड़ो आंदोलन को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की अंतिम लड़ाई भी माना जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया? 1942 में। 8 अगस्त 1942 से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। कहाँ से? बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान से। आइए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको लोकनायक के रूप में जाना जाता है? लोकनायक के रूप में किसको जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण को। लोकनायक के रूप में किसको जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण को। अगला प्रश्न है, रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय फौज, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मुस्लिम लीग। रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था? भारतीय राष्ट्रीय फौज, इंडियन नेशनल आर्मी का अग्रदूत था। आइए अगला देखते हैं। नेतृत्व का कौन सा सिद्धांत संपूर्ण व वैज्ञानिक माना जाता है? नेतृत्व का कौन सा सिद्धांत संपूर्ण व वैज्ञानिक माना जाता है? स्थिति का सिद्धांत, बहुकारक का सिद्धांत, व्यक्तिगत गुणों व स्थिति का सिद्धांत, आनुवांशिक सिद्धांत। तो नेतृत्व का कौन सा सिद्धांत संपूर्ण व वैज्ञानिक माना जाता है? तो कौन सा? बहुकारक का सिद्धांत वैज्ञानिक माना जाता है। अगला प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? ऑप्शन चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा गांधी, हसरत मोहानी, लोकमान्य तिलक। तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? हसरत मोहानी ने। हसरत मोहानी ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था और इसका पहली बार प्रयोग सरदार भगत सिंह ने कहाँ पर किया? केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के बाद। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो इंकलाब का नारा किसने दिया? हसरत मोहानी ने। इसका प्रयोग सर्वप्रथम चंद्रशेखर आज़ाद ने किया। कब? जब केंद्रीय असेंबली में उसने बम फेंका, तब उसके बाद। आइए अगला देखते हैं। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किसके द्वारा मनाया गया था? मुस्लिम लीग के द्वारा। अगला है,
16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग द्वारा मनाया गया था। अगला है, प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? 11 नवंबर 1918 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ। आइए अगला देखते हैं। भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान के हाजी पीर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई? भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान से हाजी पीर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई? 1965, 1971, 1947, 1962। भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान में हाजी पीर की लड़ाई 1965 ईस्वी में लड़ी गई। अगला देखते हैं। नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद एवं डिजाइनर कौन था? नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद एवं डिजाइनर कौन था? आप सभी जानते हैं, एडविन लुटियंस। अगला है, प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना किसने की थी? किसने की थी? साहिर लुधियानवी, सर सैयद अहमद खां, सर मोहम्मद इकबाल और बहादुर शाह जफर। तो किसने की थी? सर मोहम्मद इकबाल ने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत की रचना की थी। किसने की थी? सर मोहम्मद इकबाल ने। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विद्रोह में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था उसके विरोध में जो आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। अगला है, किस वर्ष भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित हुई? 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। फिर 1911 को राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा दिल्ली दरबार में की गई और वर्ष 1912 में राजधानी स्थानांतरित कर दिया गया। तो किस वर्ष भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित हुई? तो 1911 ईस्वी में। 1911 ईस्वी में राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित हुई। अगला है, निम्न में से कौन सी किताब सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित नहीं है? निम्न जो पुस्तकें दी गई हैं इनमें से कौन सी पुस्तक सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखित नहीं है? द ब्रोकन विंग लिखी गई है, द गोल्डन थ्रेशोल्ड यह भी लिखी गई है, द गोल्डन बर्ड यही नहीं है, और द बर्ड ऑफ टाइम यह भी सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखी गई है। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई है? तो द गोल्डन बर्ड यह सरोजिनी नायडू द्वारा नहीं लिखी गई है। द ब्रोकन विंग, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम ये सभी सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखी गई हैं। अगला है, एन एरिया ऑफ डार्कनेस किसने लिखी? एन एरिया ऑफ डार्कनेस किसने लिखी? गरिमा संजय ने, B.S. नायपाल, मीरा कुमार या इनमें से कोई नहीं? तो एन एरिया ऑफ डार्कनेस किसने लिखी? B.S. नायपाल ने। कब लिखी थी? 1964 ईस्वी में लिखी थी। अगला है, आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। अगला है, निम्नलिखित में से किसने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है? हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है? बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, M.G. राणा डे। किसने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है? महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न है, और इसी में ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ की संज्ञा दी थी महात्मा गांधी ने। अगला है, घूमर लोक नृत्य कहाँ का है? आप सभी जानते हैं घूमर लोक नृत्य कहाँ का है? राजस्थान का। अगला है, भारत कला भवन कहाँ स्थित है? भारत कला भवन कहाँ स्थित है? बनारस में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? बनारस में। अगला है, प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य को विदेशों में किसने लोकप्रिय बनाया? रविशंकर, उदय शंकर, अमजद अली खान, हरिप्रसाद चौरसिया। भारतीय शास्त्रीय नृत्य को विदेशों में लोकप्रिय किसने बनाया? उदय शंकर ने। अगला है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? 12, 13, 15, 17। तो कितनी थी? 15 सदस्य थी। अगला है, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा और बाद में फिर अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्वाचित किया गया था। अगला है, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? एन गोपाला स्वामी, K.M. मुंशी, एन माधव राव या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो ड्राफ्टिंग कमेटी जैसे प्रारूप समिति के नाम से जाना जाता है, प्रारूप समिति के नाम से भी जाना जाता है इसको, तो इसके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर।
ड्राफ्टिंग कमेटी या फिर प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला है, भारत का संविधान लिखा गया था। भारत का संविधान कल लिखा गया था? 1 वर्ष में, 2 वर्ष से अधिक, किंतु 3 वर्ष से कम, 3 वर्ष में या 3 वर्ष से अधिक अवधि में। तो भारतीय संविधान को लिखने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, इतना समय लगा भारतीय संविधान को लिखने में। तो ये लगभग 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम। तो आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार के अंतर्गत आता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार, संवैधानिक अधिकार या प्राकृतिक अधिकार? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया? संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया? अनुच्छेद 18 के अंतर्गत। अगला है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? मौलिक कर्तव्य नहीं है। लोक चुनाव में वोट डालना, वैज्ञानिक कागजों को विकसित करना, लोक संपत्ति की सुरक्षा करना, संविधान को मानना एवं उनके आदर्शों की कद्र करना। तो प्रश्न क्या कह रहा है? भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्न में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है? मौलिक कर्तव्य जो दिए गए हैं 11, उनमें से लोक चुनाव में वोट डालना या मौलिक कर्तव्य जो 11 दिए गए उनमें सम्मिलित नहीं है, बाकी तीनों सम्मिलित हैं। आइए अगला देखते हैं। निम्न में से किस एक की संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्य से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था? निम्नलिखित में से किस एक की संस्तुति के आधार मूल कर्तव्य से संबंधित प्रावधानों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? तो किनके? स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। और उस समय जब जोड़ा गया था तो 51 का के अंतर्गत 10 मूल कर्तव्य बताए गए थे और वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। आइए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया? किसने दिया? स्वर्ण सिंह समिति ने। अगला है, भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? 11 मूल कर्तव्य दिए गए हैं। अगला है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो कितने? 10, 22, 12, 9, कितने? 12। भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 80A के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करता है और अनुच्छेद 80(3) के तहत राष्ट्रपति साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र से इन व्यक्तियों को मनोनीत करता है। आइए अगला देखते हैं। अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? किसके पास होती है? अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, भारत के राज्य के मुख्यमंत्री या भारत के उपराष्ट्रपति किसको होता है? तो भारत के राष्ट्रपति को। आइए अगला देखते हैं। भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले त्यागपत्र किसको सौंपता है? भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? उपराष्ट्रपति को। अगला है, किस भारतीय राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए जेल भी गए? किस भारतीय राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग भी लिया और इसके लिए जेल भी गए थे? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, वी.वी. गिरी या नीलम संजीवन रेड्डी? तो कौन? वी.वी. गिरी। यह 1913 में डबलिन यूनिवर्सिटी में वकालत की पढ़ाई के लिए दाखिला लिया। 1916 में यह आयरलैंड के सीन फेन आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया, जो आयरलैंड की आज़ादी और श्रमिकों का आंदोलन था, जिसके पीछे वहाँ के कुछ क्रांतिकारी विचारधारा वाले लोगों का हाथ था और इसी कारण यह जेल भी गए। तो वी.वी. गिरी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए और जेल भी गए। अगला है,
भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध चुना गया था? तो आप सभी जानते हैं नीलम संजीव रेड्डी, ये भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्हें निर्विरोध चुना गया था। अगला है, उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? किसके पास है? राज्यसभा के पास, क्योंकि यह राज्यसभा का सभापति होता है। इसी कारण से राज्यसभा के पास उपराष्ट्रपति को कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व हटाने का अधिकार भी होता है। अगला है, भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है। इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी? भारत की प्रथम लोकसभा कब आयोजित हुई थी? 16 अगस्त 1947, 27 जनवरी 1950, 13 मई 1952, 15 जून 1952। तो कब इसकी प्रथम लोकसभा आयोजित की गई थी? 13 मई 1952 को। अगला है, भारत में निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा? डॉक्टर GS ढिल्लन, श्रीमती मीरा कुमार, डॉक्टर बलराम जाखड़ और श्री हुकुम सिंह। तो निम्नलिखित में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सर्वाधिक रहा? तो किसका रहा? डॉक्टर बलराम जाखड़ का कार्यकाल सर्वाधिक रहा। अगला है, शून्यकाल का अर्थ क्या है? शून्यकाल का क्या अर्थ है? जब विपक्ष का प्रस्ताव मान लिया जाए, बिल्कुल नहीं। जब कोई अति महत्वपूर्ण प्रश्न विषय चर्चा के लिए उठाया जाए, बिल्कुल नहीं। सुबह और दोपहर के सत्र के मध्य का अंतराल, बिल्कुल सही। तो शून्यकाल का अर्थ क्या है? सुबह और दोपहर के सत्र के मध्य का अंतराल। अगला है, संसद निधि की वर्तमान राशि कितनी है? 5 करोड़, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़। संसद निधि की वर्तमान राशि कितनी है? 5 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। और लोकसभा के लिए चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम आयु की सीमा कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। राज्यसभा के लिए 30 और लोकसभा के लिए 25 वर्ष होना अनिवार्य है। आइए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट स्तर का होता है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत का महान्यायवादी, विपक्ष का नेता, भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट स्तर का होता है? तो विपक्ष का नेता। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में कितनी सीटें उत्तर प्रदेश से हैं? राज्यसभा में कितनी सीटें उत्तर प्रदेश से हैं? तो 31 सीटें हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार नहीं संभाला है? मोरारजी देसाई, देवीलाल, BP सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी। तो भारत के उप प्रधानमंत्री का कार्यभार किसने नहीं संभाला है? उप प्रधानमंत्री का कार्यभार BP सिंह ने नहीं संभाला है। अगला है, भारत के प्रथम गृह मंत्री इनमें से कौन थे? भारत के प्रथम गृह मंत्री इनमें से कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत, सरदार पटेल, बाबू जगजीवन राम, मोरारजी देसाई। तो भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला है, भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ, फातिमा बीबी, अन्ना चंडी, सुनंदा भंडारे। तो भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीबी। अगला है, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? 10, 9, 6, 5। कम से कम 5 होनी आवश्यक है। अगला है, विश्व का विशालतम न्यायिक प्राधिकरण है। विश्व का विशालतम न्यायिक प्राधिकरण है अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक अदालत। विश्व का विशालतम न्यायिक प्राधिकरण अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक अदालत। इलाहाबाद हाई कोर्ट, भारत का सुप्रीम कोर्ट, UNCLOS सामुद्रिक। तो विश्व का विशालतम न्यायिक प्राधिकरण कौन सा है? इलाहाबाद हाई कोर्ट। पदों की संख्या के आधार पर विशालतम न्यायिक प्राधिकरण इलाहाबाद उच्च न्यायालय है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वर्तमान में 160 पद स्वीकृत हैं, जबकि उच्चतम न्यायालय में 31 और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 हैं। तो इस आधार पर विश्व का विशालतम न्यायाधिकरण कौन सा है? इलाहाबाद। अगला है, नवसृजित उच्च न्यायालय है।
नवसृजित उच्च न्यायालय कौन सा है? मेघालय असम नागालैंड में नहीं, मेघालय मणिपुर त्रिपुरा में नहीं, मिजोरम मेघालय और त्रिपुरा में। यहाँ पर उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई है अभी हाल ही में। राज्यपाल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? वह राज्यपाल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कथन देखते हैं। वह राज्य विधान परिषद के 1/4 सदस्यों को मनोनीत करता है। एंग्लो इंडियन समुदाय से राज्य, बिल्कुल गलत है ये हो जाएगा 1/6। यहाँ पर 1/6 होता है तो इससे गलत हो गया। एंग्लो इंडियन समुदाय से राज्य विधानसभा के 2 सदस्यों को मनोनीत करता है, ये भी गलत है। एक को मनोनीत करता है, लेकिन यह भी अब समाप्त कर दिया गया है। तो इसमें केवल आ, केवल बा और आ और आ, बा दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो कौन सा हो जाएगा आपका? उपयुक्त में से कोई भी कथन सही नहीं है। अगला है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 211, अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 212। किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? 213 अनुच्छेद के तहत। अगला है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? राष्ट्रपति के विरुद्ध है, भारत के मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध है, भारत के राष्ट्रपति के और उपराष्ट्रपति के विरुद्ध भी है। अगला है, राज्य के राज्यपाल, तो यही नहीं है। तो भारत के संविधान में निम्नलिखित में किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? तो राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध। अगला है, उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है उसमें जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है वह कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। अगला है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने की इजाज़त मिलती है? अनुच्छेद 159, अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 171। तो किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा को विधान परिषद सृजन करने का प्रस्ताव की इजाज़त मिलती है? तो अनुच्छेद 169 के तहत। अगला है, किसी विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम और अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? तो कम से कम 60 और अधिक से अधिक 500 सदस्य हो सकते हैं। अगला है, भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है? भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है? तो राज्य विधानसभा का अध्यक्ष, राज्य वित्त मंत्री, राज्य का राज्यपाल, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो कौन बिल को प्रमाणित करता है? तो राज्य विधानसभा का अध्यक्ष। अगला है, स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन, मदन मोहन वर्मा, दरबारी लाल वर्मा, नफीस उल हसन। तो कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष थे। अगला है, हमारे संविधान के किस भाग में हमारे संविधान के किस भाग में तीन सोपानों ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? तो किस भाग के अंतर्गत पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? तो भाग 9 के अंतर्गत। अगला है, निम्न में क्या पंचायती राज संस्था नहीं है? निम्न में से क्या पंचायती राज संस्था नहीं है? ग्राम पंचायत है, ग्राम सभा है, न्याय पंचायत है। तो निम्न में से क्या पंचायती राज संस्था नहीं है? तो ग्राम सहकारी संस्था यही नहीं है, तो यही सही हो जाएगा आपका। अगला है, किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की अनुशंसा की थी? तो किसने की थी त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की अनुशंसा? अशोक मेहता, LM सिंघवी, दिनेश गोस्वामी, बलवंत राय मेहता। तो किसने की थी? बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत संस्था की अनुशंसा की थी। आइए अगला देखते हैं, भारत के संविधान का अनुच्छेद 243 निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? अनुच्छेद 243 किसकी व्याख्या करता है? पंचायती राज प्रणाली की व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, किसी ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को पद से हटाने के लिए कम से कम
कितने पंचायत सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? 1/4, 1/2, 1/3, 2/3। तो 2/3 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है किसी ग्राम पंचायत के उप प्रधान को पद से हटाने के लिए। अगला है भारत में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या कितनी है? 2,50,000, 2,40,202, 2,39,582, 2,12,585। कितनी है? 2,50,000 ग्राम पंचायतें भारत में इसमें वर्तमान में हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण होना चाहिए? एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षित होनी चाहिए सीट? तो 33%। अगला है भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? राजस्थान और आंध्र प्रदेश पहले राज्य थे जिन्होंने पंचायती राज सर्वप्रथम लागू किया था अपने राज्य में। अगला है एक ग्राम पंचायत में ग्राम के वार्डों से चुने हुए कितने सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है? 5 से 20, 7 से 17, 10 से 20, 5 से 9। तो 7 से 17 सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है। अगला है उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितने ग्राम सभा की बैठक होनी चाहिए? एक वर्ष में न्यूनतम 2 ग्राम सभा की बैठक होना अनिवार्य है। अगला है एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। पंचायत के सदस्य बनने की न्यूनतम सीमा 21 वर्ष है। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, लोकसभा के लिए 25 वर्ष। अगला है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का किससे संबंध है? निर्वाचन संविधान संशोधन प्रक्रिया से। 368 का संबंध किससे है? संविधान संशोधन प्रक्रिया से। अगला देखते हैं संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है? कौन सा संशोधन था जो कि केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या को सीमित करता है? तो कौन सा था? 97वां, 91वां, 93वां, 95वां। कौन सा था? 91वां संशोधन 2003 के द्वारा केंद्र और राज्य में मंत्रिपरिषद में जो मंत्रियों की अधिकतम संख्या थी वह कुल सदस्य का 15% कर दी गई। जितने भी कुल सदस्य होंगे लोकसभा में और जितने लोकसभा में, केंद्र में और राज्यों की विधानसभा में जितने सदस्य होंगे उनके 15% मंत्री बनाए जाएंगे। अगला है संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है। संविधान का 52वां संशोधन किससे संबंधित है? दल बदल से संबंधित है। 52वां संविधान संशोधन 1985 में किया गया था और यह दल बदल से संबंधित है। 10वीं अनुसूची भी इसी से संबंधित है। अगला है निम्न में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? संवैधानिक संस्था कौन सी नहीं है? संघ लोक सेवा आयोग है, राज्य लोक सेवा आयोग है, वित्त आयोग है, नीति आयोग। नीति आयोग संविधानेतर संस्था या संवैधानिक संस्था नहीं है। तो कौन सा आपका हो जाएगा? नीति आयोग संवैधानिक संस्था नहीं है। अगला है भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी कौन होता है? भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत सरकार का कौन सा मुख्य वैधानिक अधिकारी होता है? मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार, कानून मंत्री या महान्यायवादी। तो कौन होता है? महान्यायवादी। अगला प्रश्न है निम्न में से क्या नागरिक समाज के रूप में नहीं माना जाता है? निम्न में से क्या नागरिक समाज के रूप में नहीं माना जाता है? तो परिवार वंश नागरिक समाज के रूप में, जाति संघ नागरिक समाज, गैर सरकारी संगठन भी नागरिक या समाज के रूप में माने जाते हैं। विधानमंडल है यह नागरिक समाज के रूप में नहीं मानता। तो ये आपका सही हो जाएगा। अगला और आखिरी प्रश्न आज का, हाथ से मैला उठाने के कार्य को भारत में कब से प्रतिबंधित कर दिया गया? हाथ से जो मैला उठाया जाता था इस कार्य को भारत में कब से प्रतिबंधित कर दिया गया? 1947, 1952, 1990, 1993। तो कब से प्रतिबंधित कर दिया गया? 1993। हाथ से मैला उठाने के कार्य को भारत में मैला ढोने वालों के रोजगार और शुष्क शौचालय निषेध अधिनियम 1993 के तहत वर्ष 1993 में प्रतिबंधित कर दिया गया। तो
तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आपको आगे आने वाली इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।